आज हम लोग सॉल्व करेंगे डीएलएड 2024 का हिंदी का पेपर। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है? तो का खा गा गा ये होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर व्यंजन किस वर्ग किस श्रेणी में रखा जाता है? तो अर्धमात्रिक श्रेणी में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित में से अविकारी शब्द कहलाते हैं? संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि बाकी से वो उनके अंदर विकार पैदा होगा। अगर वहाँ पे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग कुछ भी होगा तो चीज़ें बदल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो सेकंड वाला मस्तिष्क की सही है। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में अर्ध स्वर के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 3 या और वा। क्वेश्चन नंबर 6, वाचन कितने प्रकार का होता है? नामोल्लेखन कीजिए उनका। तो वाचन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला स्वस्वर वाचन होता है जिसको बोलकर पढ़ना कहते हैं, दूसरा मौन वाचन होता है जिसको चुपचाप पढ़ना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है। जैसे उसमें अगर हमको 2 कारक लिखने, एक कर्ता कारक हो गया, दूसरा कर्म कारक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ज्ञा संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है? तो ये जा और या से मिलकर बना हुआ है। ये जा और या से मिलकर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है? मौखिक अभिव्यक्ति वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को बोलकर दूसरों के सामने स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। यह सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संवाद, समझ और संबंधों को मजबूत करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध है? ध्वनि भाषा की मूल इकाई है जिसे हम सुनते हैं और बोलते हैं। लिपि इन ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों की एक व्यवस्थित प्रणाली है। इस प्रकार लिपि ध्वनि का लिखित प्रतीक होती है और यह दोनों एक दूसरे से अटूट संबंध स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। अनल, अनिल, सकल और शकिल का। पहला है अनिल और अनल का। अनल का मतलब होता है आग, जबकि अनिल का मतलब होता है हवा। दूसरा है सकल और शक्ल। सकल का अर्थ होता है संपूर्ण या सारा, और दूसरे शक्ल का अर्थ होता है टुकड़ा या खंड या चेहरे के रूप में लेते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12, वन और पर्वत के 5-5 पर्यायवाची लिखिए। तो वन का हो जाएगा जंगल, कानन, अरण्य, विपिन और अटवी हो जाएगा। दूसरा है पर्वत। पर्वत का पहाड़, गिरि, शैल, नग और अचल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की विधियां बताइए। प्रारंभिक स्तर पर लेखन सिखाने की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हो सकती हैं। जैसी पहली हो जाएगी अनुकरण विधि। इसमें बच्चे शिक्षक द्वारा लिखे गए अक्षरों या शब्दों को देखकर नकल करके लिखना सीखते हैं। दूसरी हो जाएगी मॉन्टेसरी विधि। इस विधि में अक्षरों के रेखांकित चित्रों पर उंगली फेरकर या रंग भरकर लिखने का अभ्यास कराया जाता है, जिसे गति कौशल विकसित होता है। तीसरा है चित्रानुकरण विधि। बच्चों को चित्र दिखाकर उनसे संबंधित शब्द या वाक्य लिखने को कहा जाता है, जिससे उनकी अभिव्यक्ति और लेखन का विकास होता है। चौथा है पेस्टोलॉजी विधि। इसमें अक्षरों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सिखाया जाता है और फिर उन्हें जोड़कर पूर्ण अक्षर लिखना सिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाक्य के आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? एक उत्तम वाक्य के 3 गुण होने चाहिए। पहला क्या है? सार्थकता, की वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक होने चाहिए और उनसे कोई स्पष्ट अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा क्या है? आकांक्षा या इच्छा की पूर्ति, की क्या हम उस वाक्य से क्या कहना चाहते हैं। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। उसे सुनने या पढ़ने के बाद किसी और शब्द या बात को जानने की इच्छा शेष नहीं रहनी चाहिए। और तीसरा क्या है? आसक्ति या समीपता या निकटता कह सकते हैं। वाक्य के शब्दों को क्रमबद्ध और निकट होना चाहिए ताकि वे एक ही भाव को प्रकट करें और जिनका प्रभाव बना रहे। क्वेश्चन नंबर 15, वर्णों का उच्चारण करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो
नमनों को मतलब निम्नलिखित सावधानियां हो सकती हैं। जैसे पहला हो जाएगा उच्चारण स्थान का ज्ञान, कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वर्ण का उच्चारण उसके निर्धारित स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से ही हो। मतलब जो जिसका है उसी से होना चाहिए, कंठ वाले का तालु से और तालु वाले का कंठ से नहीं होना चाहिए। दूसरा है शुद्ध मात्रा का प्रयोग, स्वर और व्यंजन की सही मात्रा, कहाँ पे ह्रस्व स्वर है कहाँ पे दीर्घ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मात्रा भेद से क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। तीसरा क्या हो जाएगा, स्पष्टता और गति, उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ना तो बहुत तेज और ना ही बहुत धीमा होना चाहिए, बल्कि सामान्य गति से होना चाहिए। और चौथा हो जाएगा बल और आघात, जैसे शब्द के सही अक्षर पर बल का प्रयोग करना चाहिए ताकि उच्चारण शुद्ध बना रहे। क्वेश्चन नंबर 16 है भाषा में श्रवण कौशल का क्या महत्व है, सोदाहरण समझाइए। तो श्रवण कौशल भाषा के चारों कौशलों में जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में पहला और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अन्य कौशलों के विकास का आधार है। अब इसका महत्व क्या है कि ज्ञानार्जन का आधार, हम जो भी सीखते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा सुनकर ही ग्रहण करते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनसे मम्मी पापा बात करते हैं तो धीमे धीमे सुनते सुनते वो बोलना सीख जाते हैं। दूसरा क्या है, शुद्ध उच्चारण में सहायक, कि अच्छा श्रोता ही शुद्ध उच्चारण कर सकता है और सही भाषा का प्रयोग सीख सकता है। तीसरा है समझ और बोध, यह दूसरों के विचारों को समझने, व्याख्या करने और उचित प्रतिक्रिया देने में सहायक होते हैं। जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक की बात ध्यान से सुनता है तो वह विषय वस्तु को जल्दी और बेहतर ढंग से समझ पाएगा और शुद्ध भाषा का प्रयोग करेगा। वही ध्यान न देने पर उसे गलतफहमियां हो सकती हैं और वह अशुद्ध बोल सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, लेखन में विराम चिन्हों का महत्व है, उदाहरण सहित बताइए। कि विराम चिन्ह लिखित भाषा में ठहराव, भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका क्या महत्व है, जैसे अर्थ की स्पष्टता, ये वाक्यों के बीच के संबंध और अर्थ को स्पष्ट करते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ हो सकता है या जो उसका मतलब है वो चीज़ें बदल जाएंगी। दूसरा क्या है, भावों की अभिव्यक्ति, ये लेखकों के भावों को सही रूप से पाठक तक पहुंचाता है। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो हम ये जान सकते हैं कि जो भी पूछ रहा है वो उससे प्रश्न पूछ रहा है या कोई जिज्ञासा व्यक्त कर रहा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है तो वहाँ पे विस्मय की कोई बात है या आश्चर्य की कोई बात है। तीसरा क्या हो जाएगा, पठन की सुविधा, ये पाठक को कहाँ रुकना है और कितना ठहरना है इसका निर्देश देकर पठन को सरल बनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देख सकते हैं, अगर विराम चिन्ह के बिना अगर हम लोग जैसे अगर पढ़ें कि रोको मत जाने दो, अब इसमें अगर कॉमा लगा देंगे तो बदल जाएगा कि रोको मत जाने दो। विराम चिन्ह के साथ स्पष्ट हो जाता है, जैसे रोको के बाद कॉमा लगा दो तो क्या हो जाएगा, रोको मत जाने दो। दूसरा अगर हम लोग यहाँ पे कॉमा बदल दें, रोको मत, मत के बाद कॉमा लगा दे जाने दो, तो इसका हो जाएगा कि जाने देने का आदेश दो, जबकि पहले वाले में रोकने का आदेश दिया जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा में शुद्ध उच्चारण का क्या महत्व है, आप एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने के लिए कैसी रणनीति अपनाएंगे। तो शुद्ध उच्चारण भाषा के प्रभावी और स्पष्ट संप्रेषण के लिए अनिवार्य है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इसके महत्व बताने हमको। पहला है अर्थ की, पहला इसका सबसे पहले हमको इसमें महत्व बताना है। तो इसमें महत्व क्या आ जाएगा कि अर्थ की स्पष्टता, गलत उच्चारण से शब्द का अर्थ बदल सकता है जिससे भ्रम या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जैसे अनिल को अनल कह देना, कि अभी हमने ऊपर दोनों का अर्थ बताया है कि अनिल का क्या मतलब होता है और अनल का क्या मतलब होता है। अनिल मतलब आग होता है और अनिल मतलब हवा होती है। अगर उच्चारण गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका अर्थ ही पूरा चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, प्रभावशाली व्यक्तित्व, शुद्ध भाषा बोलने वाला व्यक्ति आत्मविश्वासी और प्रभावशाली माना जाता है। तीसरा क्या है कि श्रवण कौशल की शुद्धता, जब कोई व्यक्ति शुद्ध बोलता है तो सुनने वाला भी सही शब्द रूप ग्रहण करता है। शुद्ध उच्चारण कौशल विकसित करने की रणनीति, एक शिक्षक के रूप में शुद्ध उच्चारण विकसित करने के लिए रणनीति अपनाई जा सकती है। चौथा क्या हो जाएगा, आदर्श वाचन, शिक्षक को स्वयं स्पष्ट और शुद्ध आदर्श वाचन प्रस्तुत करना चाहिए जिसे बच्चे अनुकरण कर सकें। पांचवा क्या हो जाएगा, अभिव्यक्ति अभ्यास और पुनरावृत्ति, बच्चों से बार बार सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से शुद्ध शब्दों का सुसर उच्चारण करवाना चाहिए, कि अगर सब लोग साथ में बोल रहे हैं तो जो गलत भी बोल रहा है वो सुन सुन के उसका सुधार हो जाएगा। उच्चारण स्थान का ज्ञान, बच्चों को हिंदी के सभी वर्णों के सही उच्चारण जैसे टा,
मूर्धा से है, का कंठ से है, इसका भी एक व्यवहारिक ज्ञान देना चाहिए। चौथा क्या, इसके बाद क्या हो जाएगा, त्रुटि सुधार, कि बच्चों की उच्चारण संबंधी त्रुटियों को तुरंत सकारात्मक और सुधारात्मक तरीके से ठीक करना चाहिए, ना कि उपहास करना चाहिए। जहाँ बच्चे गलती करें उसको सुधारना चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए कि बच्चा सही नहीं बोल पा रहा है। कि जैसे बिहार के लोग वो लोग मतलब ड़ा नहीं बोल पाते हैं, रा ही बोलते हैं। जैसे सड़क को कभी वो लोग हमेशा सड़क ही बोलते हैं, कभी भी ड़ा का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अंतिम क्या हो जाएगा, ध्वनि यंत्रों का प्रयोग, आवश्यकता अनुसार उच्चारण को रिकॉर्ड करने और सुनने के लिए ध्वनि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि बच्चे अपनी गलतियां स्वयं पहचान सकें। कि बच्चे जो बोलते हैं उसको रिकॉर्ड कर लें और उसको सुनाएं, तो वो अपने आप सुनकर जान जाएगा उसकी क्या गलतियां हैं, वो क्या गलत बोलता है। तो इस प्रकार हमारा ये 2024 का पेपर कंप्लीट हुआ। कुछ ही 2-3 घंटे बाद आपको इसका दूसरा 2023 का पेपर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें अगर पसंद आए तो, क्योंकि 10 मिनट में कोई भी पेपर इसमें बना के नहीं देगा। सबको व्यूज़ और लाइक्स चाहिए, तो सब आधा घंटा अपना बना रहे हैं। 10 मिनट के अंदर ये पेपर होगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।